वालेकुम। आज हमारा टॉपिक रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर है। इसके बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या सुना हो, लेकिन डिटेल बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम है। तो इसका हम डिस्कस करते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या थी, क्यों आई, उसके नतीजे में क्या हुआ और जलियांवाला बाग जो है, उसके अंदर जो अमवात हुई बहुत ज़्यादा, तो वो क्या थी, क्यों हुई? तो इसको पहले हम रॉलेट एक्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर जो है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हुआ ये, इसको थोड़ा-सा आपको समझने की ज़रूरत है। ये टॉपिक असल में रॉलेट एक्ट जो है वो लिंक करेगा एक वर्ल्ड वॉर 1 के साथ। दूसरी तरफ वहाँ पे एक और टॉपिक हमारा नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, सिल्क लेटर मूवमेंट या सिल्क लेटर कॉन्स्पायरेसी या रेशमी रुमाल तहरीक जो है उसके साथ। तो वो उसके साथ लिंक करना हमें देखना पड़ेगा कि ये ब्रिटिश ये एक्ट क्यों ला रही है। तो ये जो एक्ट थी इसको एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनल क्राइम्स एक्ट भी कहा जाता है। मतलब असल में ये आप देखिए नाम से ही आपको समझ रही है। एनार्की वो होती है जब कानून वगैरह कुछ भी ना हो, ला-कानून, या तो जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाए। एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, अब वो क्राइम्स जो रिवोल्यूशन ला रही हो, गवर्नमेंट को चेंज करना चाह रही हो, टॉपल करना चाह रही हो, तो एक्ट पास की गई बर्तानिया में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मार्च 1919 में। हिंदुस्तान के अंदर ये लागू की गई, ठीक है। अब ये एक्ट किसके करने पे पास हुई, क्या था? ये एक्ट जो है रॉलेट कमेटी ने पास की, जिसके जो चेयरपर्सन था, जो जिसकी सरबराही कर रहा था, वो एक जज था, जिसका नाम सर सिडनी रॉलेट था। तो जिसके नाम से इस एक्ट को मंसूब किया गया। तो ये उसी ने सजेस्ट किया, उस कमेटी की सरबराही की और उसमें उसने ये एक्ट पास किया कि इसमें ये कुछ होना चाहिए। अब इस एक्ट में क्या था उसको हम देखते हैं कि ये एक्ट क्या कहती है। पहली चीज़ ये थी कि इस एक्ट ने ब्रिटिश को ये इख्तियार दिया था कि आप किसी भी बंदे को शक व शुबहत के ऊपर पकड़ सकते हैं। सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, मतलब अगर ब्रिटिश अथॉरिटी को शक हो किसी के ऊपर कि ये दहशतगर्दी कर रही है या कोई एनार्की फैला रही है या रेवोल्यूशन ला रही है, तो आप उसको पकड़ सकते हैं। मतलब सिर्फ़ शक करने की बुनियाद पे आप उसको पकड़ रहे हैं। अब इसमें ये भी नहीं है कि आपके पास सबूत है, कुछ है नहीं, तो आपने शक किया, आप उसको अरेस्ट कर लें। तो आप देख लें कि लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसकी आज़ादी है, वो ख़त्म हो गई। अब शक को कैसे जज करते हैं? हर कोई किसी तरीके से देख रहा है। कोई भी उनको शक हो, शुबा हो, वो उसको अरेस्ट कर लें। ठीक है, अरेस्ट कर लें तो फिर क्या होगा? अरेस्ट करने के बाद आप अदालत में पेश करेंगे, क्या करेंगे? दूसरा ये क्या कहता है, जब अरेस्ट किया उसको आपने सस्पेक्ट अपनी मतलब शक-ओ-शुबे पे, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होगा कि उस तरह के बंदों को जिसको शक-ओ-शुबात पकड़े, उसको 2 साल तक बगैर ट्रायल के, मतलब अदालत में लाए बगैर 2 साल तक अपने पास रखें। तो ये दूसरी चीज़ थी कि आप किसी को सस्पेक्ट उस पे पकड़ते हैं शक की बुनियाद पे और 2 साल तक आप उसको बगैर ट्रायल के अपने पास रखेंगे। आप कैसे कर सकते हैं? आप उसको जब दिफा ही नहीं देंगे कि अपने हक में कुछ बोले, 2 साल तक आप उसको रखेंगे, तो ज़ाहिर है जो बंदा अरेस्ट होगा 2 साल तक रखा जाएगा, उसको तो मेहमान कोई नहीं र बनाएगा। जिस तरह जेल में उसके साथ होगा 2 साल में, जिस तरह टॉर्चर किया जाएगा, जो कुछ किया जाएगा, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वायलेशन हो रही है। और ये एक्ट बिल्कुल इस चीज़ को इंश्योर करी है कि ब्रिटिश आके इंडियंस के ऊपर जिस तरह चाहे ज़ुल्म कर सकती है, वो भी शक की बुनियाद पे। फिर इसी तरह आगे वो कहती है कि ये जो एक्ट है वो ये कहती है कि पुलिस को इख्तियार होगा कि बगैर सर्च वारंट के कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। मतलब पुलिस, आप देखें, जब कहीं इसको सर्च करना हो किसी घर में या कहीं पे, तो उसके लिए वारंट चाहिए होता है। वारंट के लिए उसको रीज़न्स देने पड़ेंगे कि मुझे क्यों सर्च करना है, प्रूफ़ देना पड़ेगा। लेकिन ये एक्ट कहती है पुलिस जब चाहे, जहाँ, किसी भी टाइम बगैर वारंट के सर्च कर सकती है। अब देखिए इंडियंस को, मतलब जो उनके राइट्स हैं ह्यूमन के, इंसानी, वो ले लिए जा रहे हैं उनसे। फिर वो कहती है कि जो सहाफ़त है आपकी आज़ादी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि वो अपनी मर्ज़ी से, जो मीडिया की आज़ादी है वो आज़ाद नहीं रह सकते। जो कुछ वो कहेंगे, करेंगे, वो ब्रिटिश के खिलाफ ना हो और ब्रिटिश के हक में हो, जो ब्रिटिश चाह रही है वो करें। तो क्या हुआ, ये जो लॉज़ पास हुए ये इंडियन के हर तबके को अफ़ेक्ट कर रही है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह हो, तो वो सारे इस पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो क्या हुआ, जो इंडियंस जो लोग बैठे हैं, कांग्रेस में बैठे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को कंडेम किया और इसको मतलब अपोज़ किया हर तरह से इन्होंने, मतलब कि और उन्होंने इस बिल को जो है, जो नाम दिया ब्लैक बिल्स के नाम से, ये इसको ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये बहुत, मतलब काला कानून जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर लाया गया इस बिल से। तो लेकिन फिर भी इंडियंस मेंबर्स की अपोज़िशन के बाद भी ब्रिटिश ने इसको पास किया, क्योंकि जो इंडियंस की नुमाइंदगी थी वो बहुत कम थी और सारे पावर्स ब्रिटिश के पास ही थे। तो अब फिर भी पास हुआ, तो फिर क्या हुआ, इंडियन लीडर्स क्या कर सकते, जिसमें मोहम्मद अली, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब वो थे, मदन मोहन मालवीय जो थे वो थे, मजरुल हक थे और बहुत सारे लीडर्स थे, उन्होंने रिज़ाइन किया।
जो असेंबलीज़ में बैठे थे, उनका जब हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का कानून लाया जाएगा और हम उसकी हिफाज़त भी नहीं कर सकते और हमारी बात भी नहीं सुनी जाती, तो इससे बेहतर ये हम प्रोटेस्ट करें। तो इन्होंने प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्ट में क्या किया, रिज़ाइन कर दिया। फिर क्या हुआ, जो गांधी था, जो कांग्रेस जो जिसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, महात्मा गांधी जो है, उन्होंने हड़ताल की कॉल दी। 6 अप्रैल से उन्होंने हड़ताल की और उन्होंने इस जो एक्ट है इसके खिलाफ जो मूवमेंट स्टार्ट की, वो रॉलेट सत्याग्रह के मूवमेंट से, जो नॉन वायलेंस उनकी मूवमेंट थी जो चलाई थी, वो स्टार्ट कर दी। तो अभी देखिए, ये एक्ट था, एक्ट क्या करे इसको आप ज़हन में रखें कि किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हैं सस्पेक्ट की बुनियाद पे। 2 साल तक विदाउट ट्रायल आप उसको रखें। पुलिस बगैर वारंट के कहीं पे भी सर्च कर सकती है और मीडिया वगैरह कहीं पे भी आप इसकी वो नहीं कर सकते, पब्लिसिटी या कुछ भी बात नहीं कर सकते। मतलब फुल कंट्रोल ब्रिटिश ने इंडियंस के ऊपर इस एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसको देखते हैं कि हुआ क्या? ये इन्होंने मार्च में जो है एक्ट जो है इम्प्लीमेंट कर दी हिंदुस्तान के अंदर। अब होता क्या है, जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला जो है एक पब्लिक बाग था, जो आवाम जिसे बाग में जाती है, उस जगह एक बाग का नाम है। तो वहाँ पे लोगों की मैसेकर मतलब कत्लेआम हो गई। अब क्या था, पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ में क्या था कि दफ़ा 144 लगी हुई थी कि 4 लोगों से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था इस टाइम, इसका नाम था माइकल ओ डायर। इसको थोड़ा-सा आपको याद रखें, यहाँ पे 2 डायर आपको नज़र आएँगे। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब है जो माइकल ओ डायर है, दूसरा जो जनरल डायर था जिसने फायर किया, वो जनरल डायर है। मतलब एक माइकल ओ डायर हो गया और दूसरा जनरल डायर हो गया। अब होता क्या है, मार्च में ये बिल पास होती है, जलियांवाला अपना रॉलेट एक्ट जो है वो पास होती है। अप्रैल के महीने में उसी साल जलियांवाला बाग जो है, जो मैंने बताया बाग है, अमृतसर में जो सिखों की जगह है, वहाँ पे जो है वो अपनी एक गैदरिंग थी, मज़हबी रसूमात थी, उसमें इकट्ठे हुए। इकट्ठे हुए तो क्या हुआ, यहाँ पे नॉन वायलेंट थे, वो अपने मतलब एक मज़हबी रसूमात के लिए इस बाग में जमा हो गए। उस बाग के जो है 5 दरवाज़े थे, 5 गेट्स जिसमें से आ सकते हैं। जब जनरल डायर तक जो कमान थी जिसके हाथ में फ़ौजी की, जब उसको पता चला कि यहाँ पे लोग जमा हो गए इस बाग में, तो उन्होंने क्या किया, 5 के 5 जो रास्ते थे एंट्रेंस, उसके ऊपर फ़ौजी खड़े कर दिए, वेपन्स के साथ। और खड़े करने के बाद इन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे लोग जो बैठे हुए थे, जो पीसफुल लोग थे, जिसमें बच्चे, औरतें, बहुत से लोग शामिल थे, क्योंकि मज़हबी रसूमात थी उनकी। तो बगैर वार्निंग के कुछ कहे कि ये कहे कि मतलब आप लोग जगह छोड़ दें, आप लोग मुंतशिर हो जाएँ। उनको बताएँ कि भई तफ कानून लगा हुआ है, अब 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये कहे बगैर पाँचों दरवाज़ों पे फौजी खड़े करके इन्होंने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल थी और ये फायरिंग 10 मिनट तक चलती रही। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ, जैसे मतलब एक ज़िद के तौर पे आप हवाई फायर भी नहीं कि लोग भाग जाएँ। दरवाज़े बंद करके बाकायदा लोगों के ऊपर फायरिंग की गई कि उनको मार दिया जाए। तो ये जो 10 मिनट तक फायरिंग, इसमें 1650 गोलियाँ चलाई गईं और उसके नतीजे में क्या हुआ, जब इतनी गोलियाँ चली 10 मिनट तक मुसलसल, आप लोगों को घेर लें 5 तरफ से और 5 तरफ से उनके ऊपर फायरिंग करें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होगा। इसके नतीजे में 100 लोग जो हैं, 100 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हुए और 1500 के करीब लोग जो हैं ज़ख्मी हो गए। अब क्या हुआ, ये जब वाक़या हुआ इस तरह, अब इसके नतीजे में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश को बाद में रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलत किया, तो उन्होंने एक हंटर कमीशन बनाई कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि ऐसा क्यों हुआ। तो इंक्वायरी हुई, जो रिपोर्ट्स है वो बाद में रिस्पॉन्सिबल भी इनको ठहराया गया कि ब्रिटिश ने गलती की है, जो डायर थे वो। लेकिन एज़ सच उनको कोई सज़ा नहीं हुई। तो ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जो पंजाब का गवर्नर था, माइकल ओडायर, ये एक सिख था, उधम सिंह। इसने क्या किया बाद में, अच्छा, माइकल ओडायर जो था उसको 1940 में, 1940 में जाके लंदन में मार डाला, कत्ल किया। तो उनका जिस तरह मतलब इसने अप्रूवल दी थी कि सिख लोगों को मारा जाए बेदर्दी से, तो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल तो माइकल ओडायर था, क्योंकि इसके के मुताबिक ब्रिगेडियर या जनरल डायर जो उसने एक्शन ली थी। तो उन्होंने जो है 1940 में माइकल ओडायर को खुद ही जो है लंदन में मार डाला। तो इस तरह जो है ये एपिसोड हुई। तो आप देखते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसको क्या हुआ, उसके नतीजे में जलियांवाला बाग मैसेकर जो है, जिसमें आम लोग थे वो बिला वजह बगैर किसी उसके मारे गए। तो ये आप देखते हैं कि ब्रिटिश एपिसोड में जो है एक ज़ुल्म और बर्बरियत की एक इंतहा थी। अब ब्रिटिश एक तरफ तो ये कर रही है, दूसरी तरफ कहती है मैं कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा हूँ, आइन भी दे रहा हूँ आपको और हम बातचीत से के ज़रिए मसले हल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक्शंस और वर्ड्स जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आती है। तो इसलिए बाद में इंडियंस को ये समझ आई कि ब्रिटिश हमारे साथ इतनी सिंसियर नहीं है जितनी ये बनने की कोशिश करती है। इसका एक ही तरीका ये है, जो बाहर से आए हैं तो उनको बाहर ही निकाल दें और इंडिया को आज़ाद करके अपने लोग हैं, अपने लोग उसकी
सरपरस्ती करें, उसको चलाएँ और अपने मुल्क को अपने हिसाब से आज़ाद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।